जी बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बाकी लोग कहाँ गई? चलो बच्चों, एक बार ही पहले ये डिस्कस कर लेते हैं एक्सरसाइज 3, फिर उसके बाद टेस्ट कर लेंगे डिस्कस। ठीक है, बच्चों मैसेज होस्ट पे करना। आज से डिस्कस करना है बच्चों, सी पार्ट है ना। हम्म बच्चों एक पहले सेकंड क्वेश्चन समझते हैं हम। देखो बच्चों, इसके लिए ना एक बेसिक बात हमें याद रखनी है कि अगर कोई भी y एक फंक्शन ऑफ x होता है, तो हाउ डू वी फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ y? इंटीग्रल f of x dx from x1 to x2 होल अपॉन x2 माइनस x1। ये एक जनरल रूल है एवरेज निकालने का। ठीक है, तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है, जैसे लेट से मैं कांस्टेंट्स नहीं लगा रहा, हमें पता है कि इट इज प्रोपोर्शनल टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी, बाकी तो कांस्टेंट्स ही हैं, राइट? वो सेम ही आएंगे दोनों में। तो आपने अगर ई की एवरेज वैल्यू निकालनी है, दैट विल बी इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी फ्रॉम 0 to t अपॉन टी। ठीक है, ऐसे ही बच्चों जो पोटेंशियल एनर्जी का होगा U, उसमें क्या आएगा? कॉस स्क्वायर आएगा। अब इवन विदाउट सॉल्विंग आपको ये पता है कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी इंटीग्रल का क्या मतलब हुआ? एरिया अंडर ग्राफ ऑफ साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर वाला। ठीक है, कुछ ऐसा टी तक। अब कॉस स्क्वायर का भी सेम एरिया आएगा, ये समझते हो आप, है ना? तो उस कारण से जो एवरेज है वो सेम ही बन जाएगी वैल्यू। अंडरस्टूड? सेवेंथ में बच्चों आंसर्स बनेंगे ए सी डी। एक बार समझ लेते हैं अभी करना कैसे है। सेवेंथ बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं एक बार पूरा ही समझा रहा हूँ आपको। सेवेंथ में आप कैसे स्टार्ट करते हो? आप u की वैल्यू बच्चों देखोगे पहले। देखो जो ऑप्शन से दिख रहा है कि मुझे ये सबसे तो यही बताना है कि एसएचएम है कि नहीं। पहले हम f निकालेंगे माइनस डी यू बाई डी एक्स करके, वो बन गया 2x - 4।
-2x+4। तो क्लियरली f प्रोपोर्शनल टू -x आ गया, तो SHM है, और ओमेगा स्क्वायर आपका 2 है। ठीक है जी, तो एक तो सी ऑप्शन हमें दिख गई सीधा कि ठीक है। अब SHM किसके अबाउट होती है? मीन पोजीशन के अबाउट। मीन पोजीशन का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो उसके लिए क्या करोगे? f को 0 कर दोगे, तो x इक्वल टू 2 आ गया, तो ए ऑप्शन भी ठीक हो गई, राइट। तो बी अपने आप गलत हो गई। अब डी ऑप्शन, स्पीड ऑफ बॉडी एट इक्विलिब्रियम पोजीशन इज 4, देन द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन वुड बी 2√2 मीटर। ठीक है, ये चेक करना है, बेसिकली हमें एम्पलीट्यूड निकालना है। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है बच्चों? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, अब वो कैसे निकलेगी बच्चों? एनर्जी कंजर्वेशन से। जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होएगी तो वेलोसिटी 0 होएगी एक्सट्रीम पोजीशन पे, राइट। तो अब हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। आपको दिया हुआ है यूनिट मास है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आपको, जब हम u को 4 डालेंगे, मतलब u की वैल्यू एट x इक्वल टू 4 प्लस हाफ इंटू 1 इंटू स्पीड बता दिया आपको, 4 स्क्वायर है। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन बच्चों 2 थी, सॉरी ना, u एट 2 प्लस दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे किसी भी x पे जो u होगा वो तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ही होगा, प्लस एक्सट्रीम पोजीशन है उस पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। तो यहां से बच्चों आपके पास x में क्वाड्रेटिक बनेगी और आपके पास x की वैल्यू निकल आएगी। तो प्लीज टेक केयर, ये तो x कोऑर्डिनेट आएगा, एम्पलीट्यूड कैसे निकलेगा? इस x में से आप 2 को माइनस करोगे इक्विलिब्रियम पोजीशन के कोऑर्डिनेट को। समझ आया बच्चों? तो वेरी गुड क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चंस बच्चों बहुत आते हैं, बिकॉज आपके बहुत सारे चैप्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। एंड रिमेंबर दिस कि एम्पलीट्यूड हमेशा ही बच्चों एनर्जी कंजर्वेशन से ही निकलता है। एक्सक्यूज मी सर। सर जो वो वाला फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उससे भी निकाल सकते हैं ना? हाँ, उससे भी निकल सकता था, बिल्कुल, वो भी एनर्जी कंजर्वेशन ही। हाँ बच्चों, डी पैट। सेकेंड क्वेश्चन, एंगुलर एम्पलीट्यूड दे दिया आपको, मैक्सिमम टेंशन पूछी है। तो मैक्सिमम टेंशन जो होगी बच्चों वो लोएस्ट पोजीशन पे होगी। ठीक है, तो लोएस्ट पोजीशन पे टेंशन होती क्या है? mg प्लस mv स्क्वायर बाय एल। अब बच्चों आपका जो v स्क्वायर है वो एनर्जी कंजर्वेशन से आप लिख सकते हो कि लोएस्ट पोजीशन पे v क्या बनेगा, राइट। तो उससे आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा कॉस थीटा की फॉर्म में। सही कह रहा हूं मैं? शायद कुछ इस फॉर्म का बनता है, mg इंटू 1 प्लस कॉस थीटा नॉट। ठीक है बच्चों, तो अब ये क्वेश्चन ना जान के डला हुआ है बच्चों। क्या होता है, जैसे हम, शायद आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हो, हम साइन थीटा और कॉस थीटा को एक्सपैंड कर सकते हैं ना। साइन थीटा होता है थीटा माइनस
थीटा क्यूब बाय 3 प्लस थीटा 5 बाय 5। ये करी नहीं बच्चों एक्सपेंशन? चलो ये आगे आएगा। कॉस थीटा होता है 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाय 2 प्लस थीटा 4 बाय 4। ये फैक्टोरियल्स आते हैं इसके आगे ना। लाइक दिस। तो अभी हमें ऑप्शन से आइडिया लगाना पड़ेगा कि भाई हाँ ऐसी एक्सपेंशन यूज होएगी। तो तो इसमें कॉस थीटा की आप ये वैल्यू पुट करोगे 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, उससे आपका आंसर बनेगा। हाँ ये मैंने आपको पहले बताया भी था इनफैक्ट। ठीक है जी, हो गया क्लियर? हाँ v ढूंढने के लिए आप v इक्वल टू ए ओमेगा भी यूज कर सकते थे, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल सेम है। सिक्स क्वेश्चन देखो बच्चों, आपको कहा है कि दे आर इन फेज एट मीन पोजीशन एट अ सर्टेन टाइम। ठीक है, देखो अगर आपको उनको लेंथ्स बता दी, अब अगर एक का टाइम पीरियड टी है शॉर्टर वाले का, तो दूसरे का क्या हो गया? 4t हो गया। ठीक है, अब बच्चों इन फेज का मतलब क्या होता है कि एंगल सेम बनना चाहिए। ठीक है, तो मान लो इनिशियली दोनों इन फेज है, तो इनिशियली वो 0 पे मान लो। तो अब किसी भी टाइम टी पे एक पेंडुलम का फेज होगा उसका ओमेगा टी, और दूसरे पेंडुलम का फेज होगा उसका ओमेगा टी। ठीक है, अब कंडीशन कैसे बनाओगे आप? सेम फेज मतलब एक तरह से 2n पाई का डिफरेंस हो सकता है। तो अगर इस तरीके की आपकी इक्वेशन बन जाएगी कि जो फेज डिफरेंस है वो 2n पाई का हो जाए। ठीक है, तो इससे आपके पास कैपिटल टी की अलग अलग वैल्यूज, मतलब टी की अलग अलग वैल्यूज आती जाएंगी इन टर्म्स ऑफ कैपिटल टी। अंडरस्टूड? जो सेवेंथ क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल यही सेम, स्विंग टुगेदर मतलब सेम फेज।
6th क्वेश्चन में हमने क्या किया, दोनों के टाइम पीरियड्स लिख लिए। अब फेज होता क्या है, ओमेगा टी, ठीक है। तो एक पेंडुलम के फेज को लिखा, उसका ओमेगा, ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। दूसरे पेंडुलम का फेज, उसका ओमेगा इंटू टी। अब इफ दे हैव टू बी इन द सेम फेज, ये कैसे पॉसिबल है? अगर जो फेज का मतलब क्या होता है, एंगल। तो भाई अगर एंगल्स का जो डिफरेंस है वो 2n पाई होगा, तो सेम फेज बन जाएगा। हुआ क्लियर? 7th क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। एक्सक्यूज मी सर। हम्म, सर 7th क्वेश्चन में भी फेज सेम करना है या मतलब थीटा फेज सेम सेम, करेंगे कि फेज सेम, स्विंग टुगेदर, मतलब सब कुछ इकट्ठे ही हो रहा है। पर वो अगर हम फेज सेम कर रहे हैं तो हम्म, जरूरी तो नहीं है ना कि वो एक साथ ही हो। मतलब मतलब उस इंस्टेंट के लिए होगा, उसके बाद तो फिर चेंज हो जाएगा। फॉर इंस्टेंट भी क्यों, मतलब एम्पलीट्यूड तो उनका डिफरेंट हो सकता है, तो जब अगर हम फेज सेम कर रहे हैं तो हाँ, उनका मतलब स्विंग टुगेदर का मीनिंग क्या हुआ कि भाई उस इंस्टेंट पे उन दोनों की अ, जैसे अगर आप फेस सेम कर दोगे तो मतलब उस टाइम पे आपको मतलब शायद इससे कंफ्यूजन हो रही है कि स्विंग टुगेदर का क्या मीनिंग है, राइट? यस सर। मतलब वो उतना क्लियर नहीं हो रहा, वो स्विंग टुगेदर का मीन एक्चुअली वो यही कहना चाह रहे हैं, सेम फेज। मतलब इट ओके डज नॉट सर। मीन कि वो एक ही जगह पे हैं। ओके सर। 11th क्वेश्चन, आपको कहा है कि डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन मैक्सिमम। तो बच्चों सिंपल सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट लगाओ। जब डिस्प्लेसमेंट लेस देन मैक्सिमम है तो कुछ एक्सेलरेशन टेंजेंशियल भी होगी, कुछ सेंट्रीपिटल भी होगी, और नेट एक्सेलरेशन उसका कुछ रिजल्टेंट बनेगा। तो सी आंसर आ गया सीधा। याद करो मैंने कितनी बार समझाया था कि जब भी सर्कुलर मोशन हो, थिंक इन टर्म्स ऑफ टेंजेंशियल एंड सेंट्रीपिटल, राइट? अगर तो कहीं वो बिल्कुल एक्सट्रीम पे होता, ठीक है ना, तब तो हम कहते हैं कि भाई हाँ वेलोसिटी जीरो है तो इसलिए सेंट्रीपिटल नहीं है, तो सिर्फ टेंजेंशियल होती जैसे बी में दिखाया हुआ है। लेकिन उन्होंने कहा है कि एक्सट्रीम पोजीशन नहीं है, तो कुछ वेलोसिटी होगी तो उस कारण से सेंट्रीपिटल होएगी, एक टेंजेंशियल भी होएगी, तो इसलिए टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल का कुछ रिजल्टेंट टाइप्स बनेगा। ट्वेल्थ क्वेश्चन, स्मॉल एंगल, ओके। ट्वेल्थ में देखो बच्चों क्या होगा, अगर आप यहाँ पे देखो कि सबसे पहले तो ये जो पेंडुलम है ये ऐसे वर्टिकल होगा, राइट? इसमें कितना टाइम लगा? अभी तो ये पूरा एल एल लेंथ का पेंडुलम है, तो ये एक्सट्रीम से मीन पोजीशन पे आ रहा है, इसमें कितना टाइम लग गया? T/4 लग गया। अब अगर हम देखें, जब वो ये नीचे पॉइंट पी से टकरा जाएगा, अब ये एक नया पेंडुलम बन गया ऑफ लेंथ L/4।
मतलब जो इसका टाइम पीरियड है अब T/2 रह गया इस नए पेंडुलम का। तो अब यहां से इसने किधर जाना है? इधर और यहां तक। तो पहले तो एक्सट्रीम पे गया, वो कितना हो गया? जो इसका टाइम पीरियड था T/2 उसका 1/4, और फिर एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम वो इसके टाइम पीरियड का हाफ। तो टोटल टाइम कितना हो गया? T/4 प्लस T/8 प्लस T/4। समझ गए? देखो, सबसे पहले जो मैंने ब्लू से दिखाया हुआ है, ब्लू एरो से, वो तो मोशन है बड़े पेंडुलम की, जिसकी लेंथ L है और जिसका टाइम पीरियड T है। तो उसकी मोशन कितनी देर की है? सिर्फ एक्सट्रीम से मीन पोजीशन, मतलब कि 1/4 ऑफ टाइम पीरियड, तो T/4 आ गया। अब जब वो थ्रेड पॉइंट P से टकरा गया जहां पे ऑब्स्टिकल है, अब जो ऑसिलेशन होगी वो तो उस L/4 थ्रेड की होगी, छोटे सा, तो एक छोटा पेंडुलम बन गया। तो अब आपने उस छोटे पेंडुलम का टाइम देखना है कि वो पहले लेफ्ट एक्सट्रीम पे गया और फिर लेफ्ट से राइट एक्सट्रीम पे गया, फिर वो दोनों टाइम ऐड हो जाएंगे, राइट? आगे बच्चों, सी ऑसिलेट तो नीचे वाला ही पार्ट करेगा ना, वो तो फ्री हो गया। OP तो दो फिक्स पॉइंट्स के बीच में ही फंस गया थ्रेड, P तो एक फिक्स ऑब्स्टिकल है ना। Yes, P is fixed. आगे बच्चों, E part, amplitude of point P. ओके, तो आपको बताना है कि P पॉइंट कितना खिंचा होगा। तो इसमें आपको क्या लगानी है बच्चों कंडीशन? देखो, वो सीरीज वाली कंडीशन लग गई, दोनों स्प्रिंग सीरीज में है। मान लो ये x1 खिंचा हुआ है, ये x2 खिंचा हुआ है, तो यू नो कि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू a। एक आपको पॉइंट P के इक्विलिब्रियम से पता है कि k1 x1 इज इक्वल टू k2 x2, बस इससे x1 निकल आएगा। सर दोबारा समझाना थर्ड। थर्ड में हमें ये बताना है कि पॉइंट P कितना मूव किया, राइट? मास m तो हमें पता है कि a मूव कर रहा है, तो हमारा क्वेश्चन ये बन गया कि जब मास m ने a मूव किया है तो पॉइंट P ने कितना मूव किया है। जब तो नेचुरल पोजीशन है तब तो पॉइंट P अपनी मतलब नेचुरल लेंथ में, और मास m भी मतलब अपनी मीन पोजीशन पे हो गया। तो क्वेश्चन क्या है कि जब मास m अपनी मीन पोजीशन से a राइट को गया, उतनी देर में पॉइंट P कितना खिंचा। तो अगर मास m को राइट को जाना है तो उसके लिए K1 वाले स्प्रिंग को भी खींचना है और K2 वाले स्प्रिंग को भी खींचना है, राइट? ओके सर।
आगे। फिफ्थ में एम्पलीट्यूड का आंसर इज नॉट गिवन। इसमें बच्चों एम्पलीट्यूड बनेगा m1g/k। तो फिफ्थ क्वेश्चन बच्चों इस तरह से इंटरेस्टिंग है कि एम्पलीट्यूड जो है वो m1 पे डिपेंड कर रहा है और टाइम पीरियड जो है वो सिर्फ m2 पे डिपेंड कर रहा है, राइट। सिक्स क्वेश्चन आपको कहा है कि वो एसएचएम कर रहा है ऑफ एम्पलीट्यूड ए। तो जब तो आपको ये कहा है कि जब वो मीन पोजीशन पे है, मतलब उसकी स्पीड अभी ए ओमेगा है, ठीक है। तो अभी जो ओमेगा है, लेट्स रिमेंबर दैट इज √k/m। अब हमने इसके ऊपर एक नया मास रख दिया b। अब आपको कहा है कि नए एसएचएम का टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड बताना है और वो उसके साथ चिपक गया। तो अब आपकी दो कंडीशंस लगेंगी। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अब जो आपका नया ओमेगा बन जाएगा वो √k/2m बन जाएगा, तो उससे आप टाइम पीरियड निकाल लोगे। और दूसरा, अब आप क्योंकि उसके साथ स्टिक ही कर गया तो आप मोमेंटम कंजर्व करोगे कि m इंटू ए ओमेगा इज इक्वल टू 2m इंटू वी। इससे आपके पास नई वेलोसिटी आ गई। इस नई वेलोसिटी को इक्वल टू a' ओमेगा पुट कर दो, तो उससे नया एम्पलीट्यूड निकल आएगा, ठीक है। आगे बच्चों। एट क्वेश्चन, अगर फोर्स लग भी रही है बच्चों उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। थिंक ऑफ इट दिस वे कि जैसे एक वर्टिकल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम होता है, तब भी तो एसएचएम होती है, वहां भी तो एमजी नीचे को फोर्स लगती है। तो फोर्स लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता एसएचएम को। तो एसएचएम होगा टाइम पीरियड वही सेम रहेगा 2π√m/k। अब हाउ विल यू फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन?
फिर से वही एनर्जी कंजर्वेशन। तो आपको कहा है कि इनिशियली स्प्रिंग इज अनस्ट्रेच्ड, राइट? तो हम मतलब यही मीन, तो क्या ये बच्चों मीन पोजीशन है? ये बताना बच्चों, जो इनिशियल पोजीशन है क्या ये मीन पोजीशन है? नो, है ना? मीन पोजीशन तो इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो अगर मैं यहां से बच्चों एक्स शुरू करता हूं, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां बनेगी? एफ इक्वल टू के एक्स। तो एक्स इक्वल टू एफ बाय के जो है वो तो है मेरी मीन पोजीशन। अब बताओ एक्सट्रीम पोजीशन के लिए क्या करूं? बोलो भाई। एक्सट्रीम पोजीशन के लिए क्या करना होगा? देखो दो तरीके थे बच्चों। एक तो आप सीधा ये गेस कर लो कि एक्सट्रीम पोजीशन कौन सी होती है जो वेलोसिटी जीरो है। जो इनिशियल पोजीशन है उस पे वेलोसिटी जीरो है ना? तो इसका मतलब इनिशियल पोजीशन जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन ही दी हुई है। दूसरा तरीका क्या हो सकता था? अगेन एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। यूज तो उसमें भी यही करना पड़ेगा कि वेलोसिटी जीरो। तो एनर्जी कंजर्वेशन में क्या आएगा कि वर्क डन बाय फोर्स वो एफ इंटू एक्स हो गया। तो जब आगे जहां पर भी जाके स्प्रिंग रुकेगा तो वहां पे भी कोई काइनेटिक तो होएगी नहीं, तो वो हाफ के एक्स स्क्वायर आ गया। तो यहां से आपका एक्स आ गया टू एफ बाय के। तो पार्टिकल जब चलना शुरू करेगा मास एम, वो टू एफ बाय के पे जाके रुकेगा। बट बस गलती ये नहीं करनी कि टू एफ बाय के को एम्पलीट्यूड बोल दिया। टू एफ बाय के तो टोटल एक्स है, उसमें से मीन वाला माइनस होएगा। तो एम्पलीट्यूड जो बना वो एफ बाय के बना। वही हम ये सोच सकते थे कि एक्स इक्वल टू जीरो से एफ बाय के ले लो। समझ गए बच्चों? हाँ बच्चों, एम्पलीट्यूड वाला समझ आया? ओके, लक्ष्य जो आप कह रहे हो, देखो लक्ष्य ने बच्चों कहा कि हम ये भी कह सकते थे कि जो एक्सेलरेशन है, जो इस इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन है एफ बाय एम, उसको ओमेगा स्क्वायर ए पुट कर दे। बिल्कुल कर सकते थे, बट इसमें वही यूज किया ना आपने कि भाई हाँ ये एक्सट्रीम पोजीशन है, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे ही ओमेगा स्क्वायर ए होती है। तो चाहे उसको एक्सेलरेशन की टर्म्स में बोल दो, यस, कोई फर्क नहीं है। और अब जो मैक्सिमम स्पीड है बच्चों वो तो ए ओमेगा बननी थी। ओमेगा हमारे को पता है कि हमने निकाल ही लिया, और ए भी हमें पता है। तो ऑब्वियसली वो एक्स की टर्म्स में तो नहीं आएगा। तो इसलिए आंसर ए सी बनेगा इसका। आगे
b तो तब बनता ना अगर आप x को एम्पलीट्यूड पुट करते। जो इन्होंने लिखा है वो तो जनरल एक्सप्रेशन लिखा है, तो इसलिए हम डी को तो मार्क नहीं कर सकते ना। या तो मैक्सिमम वर्ड ना होता फिर ठीक था। आगे बचाओ। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर अगर वर्टिकल में स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है तो हमेशा उसका टाइम पीरियड 2π√m/k ही होगा। बिल्कुल। ओके सर। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का हमेशा ही 2π√m/k होता है, चाहे उसके आसपास कुछ भी हो। हाँ बच्चों आगे। इलेवेंथ क्वेश्चन, ये वही वाला केस हो गया बच्चों जो हमने डिस्कस भी किया था पहले, कि ऐसे एक प्लेटफॉर्म है, एक प्लैंक है, प्लैंक वर्टिकल ऑसिलेशन कर रहा है। आपको कहा है कि ब्लॉक जस्ट लूजेस कांटेक्ट विद द प्लैंक व्हेन द प्लैंक इज मोमेंटली एट रेस्ट। तो मतलब ये इन्होंने उस एक्सट्रीम केस की बात ही कर दी कि वो ओमेगा स्क्वायर ए इक्वल टू जी है। तो इससे ओमेगा निकला है आपका, और उससे टाइम पीरियड निकला है, राइट। जो ये बात हो रही है कि ब्लॉक वेव्स कितना, वो एक तरह से वो जो अपरेंट वेट की फॉर्म में हो रही है। ठीक है, तो वो तो बस आपने नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। आगे। एफ पार्ट में देखो बच्चों, 11th अभी करना है हमें। 11th यू कैन लीव फॉर द टाइमिंग। 12th जो है वो हम जैसे पढ़ते हैं आइडियल केस के लिए पढ़ते हैं, जब जो नॉर्मली होता है वो एयर रेजिस्टेंस के कारण वो रेस्ट पे आ जाता है। ठीक है। अब आपके माइंड में ये आ सकता था कि बी और सी क्यों नहीं है, तो आप ऐसे सोच सकते हो कि अगर बी और सी का रोल होता फिर तो आइडियल पेंडुलम भी रेस्ट पे आ जाता। ये आंसर देख लो बच्चों, आंसर में शायद थोड़े बड़े हैं। साइनोसॉइडल का मतलब होता है यही कि जो साइन कॉस की फॉर्म में है। वो तो आपको इक्वेशन दे ही दी, तो अलग से उसका कोई रोल नहीं है। एक्सक्यूज मी सर। हम्म। सर जैसे जो 13th क्वेश्चन था
वो ऑप्शन से किया था मैंने, बिना उसके हो सकता है? हाँ, इसको करने का क्या तरीका है? आपको याद है जो मैंने सुपरपोज़िशन ऑफ एसएचएम कराया था, तो मैंने आपको बोला था कि एक तरह से उसमें हम वेक्टर सम ले लेते हैं। तो आप उस कांसेप्ट को सोचो कि भई आप एक वेक्टर आप ए ऐसे दिखा दो, दूसरा वेक्टर आपने ए ऐसे दिखा दिया। ये 2 पाई बाय 3 एंगल पे ए। तो अब तीसरा वेक्टर कहाँ पे बनाएँ सच दैट इन तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट 0 हो जाए? ठीक है? तो वो हमें पता है कि इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो ऐसे बनना है, तो इसका मतलब तीसरा वेक्टर जो है हम ऐसे बनाएँगे उसके ऑपोज़िट। या इक्विलैटरल ट्रायंगल से भी समझ सकते हो। सेवनटीन्थ क्वेश्चन कैसे किया बच्चों? सेवनटीन्थ में देखो आप क्या करोगे? व्हाट इज़ एच? एच लेंथ हो गई। एम उसका मास हो गया। ओके, अभी आपको कहा है कि ये जो पोज़ीशन है, ये प्रेज़ेंट पोज़ीशन इक्विलिब्रियम पोज़ीशन है। इसका मतलब कि अभी राइट साइड पे जो प्रेशर है वो पी होगा। तो अब बच्चों मान लो हम इसको एक्स डिस्प्लेस करते हैं, ठीक है? मान लो हमने पिस्टन की नई पोज़ीशन बनाई, एक्स डिस्प्लेस करके। 1 सेकंड। हाँ, इससे बच्चों एक चीज़ जो मेंशन नहीं है ना क्वेश्चन में, वो ये है कि आपको उसको आइसोथर्मल मानना पड़ेगा, ठीक है? तो अब आप कैसे लिखोगे P1 V1 इक्वल टू P2 V2? इसका बच्चों वैसे हाँ, तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 से क्या बन गया? P इंटू A इंटू H इज़ इक्वल टू P डैश इंटू A इंटू H प्लस X। तो आपका P डैश जो प्रेशर है वो बन गया PH ओवर H प्लस X। तो हम देख सकते हैं कि क्लियरली लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेशर कम हो गया। अब राइट साइड से तो प्रेशर वही P लग रहा है। लेफ्ट हैंड साइड से प्रेशर जो है वो P डैश लगेगा। तो अब देखो अगर मैं लिखूँगा P डैश
minus p into a is equal to mass into acceleration. तो p dash क्या बन गया, ph over h plus x minus p into a is equal to mass into acceleration. तो ये बन गया बच्चों, मास into acceleration is equal to माइनस पी एक्स, और नीचे h प्लस एक्स है, x को स्मॉल मानेंगे तो यहाँ सिर्फ h आ जाएगा। तो ये बन गया आपका a इक्वल टू माइनस पी ओवर एम एच, एक कैपिटल ए भी आएगा इनटू एक्स। तो ये बन गया आपका ओमेगा स्क्वायर पी ए ओवर एम एच। तो उसके हिसाब से आपका आंसर बन गया ए ऑप्शन। और जो किसी ने इसको किसी और तरीके से किया हो, मैं कुछ बेटर एक्सपेक्ट कर रहा था एक्चुअली। कितने लोगों का हो गया था ये क्वेश्चन? इसको जो डायमेंशनली करना था, देखो सारी ऑप्शंस तो अलग थी, एकदम ऑप्शंस देखते सार पता चल रहा है कि कोई एक ऑप्शन ही ठीक होएगी, राइट? तो जब डायमेंशनली करना था फिर तो फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि क्या दिया और क्या नहीं दिया। आगे नहीं, 11th का आंसर कुछ नहीं चेंज करा। ये 21 में आएंगे बच्चों चारों आंसर। अच्छा, मुझे बताना 18th में सी ऑप्शन आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? एटीनथ में सी नहीं आएगा, बिकॉज जो डेप्थ होती है ना, जो फ्रैक्शन सबमर्ज्ड है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? सिंपली डेंसिटी ऑफ सॉलिड ओवर डेंसिटी ऑफ लिक्विड। वो कौन सा कोई जी पे डिपेंड कर रहा है, जो हम कहते हैं कि जी इफेक्टिव चेंज हो गया इसलिए हमारा आंसर चेंज हो। अंडरस्टूड? आगे बच्चों। Excuse me, sir. Excuse me, sir. हाँ बोलो बोलो। सर 18th क्वेश्चन में जो ब्लॉक है उसके लिए F बाइंड माइनस mg जो है वो ma के इक्वल नहीं होगा?
18th में फिर बोलो जो ब्लॉक है। उसके लिए FB माइनस mg इक्वल टू ma हाँ, होगा। तो जो बॉइंट फोर्स है वो भी चेंज हो जाएगी ना। तो फिर बॉइंट उसके फोर्स का लिए जो नॉर्मली मोश फॉर्मूला होता है वो रो बी जी होता है। अगर जी, एक्सेलरेटिंग लिक्विड होएगा तो वो फॉर्मूला भी रो बी इंटू जी इफेक्टिव बन जाएगा ना। ओके सर। बच्चों एक बार ये 3B में भी देख आंसर्स एक बार चेक कर लो कोई। ये 7th का ए डी आएगा। 13th में ये वैल्यूज ठीक कर लो। एक ये 4th के ए का पी एस। एक ये इंटीजर में फर्स्ट का आंसर 2 आएगा। ठीक है बच्चों, अंडरस्टूड। ये हो गई 3A कंप्लीट। हाँ वंशिका बताओ कौन सा डाउट है। डी पार्ट 22। सर मतलब लास्ट जो पार्ट हमने किया F पार्ट में D पार्ट है क्वेश्चन का। जो uniform ring of mass m and radius r performing SHM about tangential horizontal axis in plane of ring। तो मतलब एक्सिस ऐसे है, तो जो रिंग है वो एक तरह से अंदर बाहर को हो रही है। ठीक है, मतलब मोशन इज नॉट लेफ्ट राइट, इट इज टुवर्ड्स यू या अवे फ्रॉम यू। सर एक बार एक्सप्रेशन लिख के बता दो, उससे आई इसमें थिंक आने लगेगा। इसमें देखो बस मेन बात तो जो हमें ध्यान रखनी है, ये कंपाउंड पेंडुलम का ही केस है। तो जो फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट आई ओवर एम जी आर सी एम, तो आर सी एम तो आर ही हो गया। अब आई सोचना था आपको कि ये ब्लू वाली एक्सिस के अबाउट आई क्या बनेगा। ये आई आपका बनेगा पहले तो इस वाली एक्सिस के अबाउट हम लेंगे एम आर स्क्वायर बाय 2, और उस पर पैरेलल एक्सिस
तो 3/2 mr² डलेगा। ये ऑप्शन का आंसर आ रहा है बच्चों? बस तो ये कहा है कि मीटर स्टिक सस्पेंडेड टू द 0 सेंटीमीटर मार्क, तो बिल्कुल स्टार्टिंग में सस्पेंड हो गई। तो 2 पाई आई क्या बनेगा, ml²/3 ओवर mgl/2, ये एक्सप्रेशन बनेगा। एल तो वाट मीटर ही है, वो कट जाएगा। ठीक है जी। तो बच्चों ये बताओ, अब अगली क्लास कब रखें हीट की, मतलब ए और बी पार्ट्स की डिस्कशन की? परसों रखें क्या? नहीं नहीं, 3B की नहीं, हीट के एक्सरसाइज 01 के ए और बी पार्ट्स की। चलो फ्राइडे रख लेंगे, ठीक है, मैं मैसेज कर दूंगा। एक कल वाले टेस्ट में कोई डाउट है क्या बच्चों? अच्छा, कल वाला। उसमें कोई एक आध क्वेश्चन में मेरे ख्याल था चक्कर, या और ज्यादा में था?
एडवांस टेस्ट वाली डिस्कशन बच्चों नेक्स्ट वीक रखेंगे। मैं कोई ऑनलाइन क्लास रख लूँगा अलग से नेक्स्ट वीक, ठीक है? उसमें करा दूँगा डिस्कस। और कल वाले टेस्ट से बच्चों मतलब कोई ज़्यादा क्वेश्चन्स में ऐसा लग रहा है क्या कि आंसर मैच नहीं कर रहा? वो मैं फिर अ, या तो कितने क्वेश्चन्स में ऐसा लग रहा है? आप ऐसा करो अ, जिनमें भी आपको डाउट लग रहा है ना, एक बार मुझे वो भेज दो। मैं आज चेक करके आपको वो भी मैसेज डाल दूँगा कि वो सही है कि नहीं। ठीक है? अगर कुछ उसमें चेंज हुआ तो मैं रिवाइज़ आंसर की डाल दूँगा। चलो ठीक है फिर बच्चों। ओके देन, बाय।